जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिपिंग बिल दिखाने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिपिंग बिल क्या है, बिल ऑफ एंट्री क्या है, और आज के वीडियो में एक्चुअल शिपिंग बिल दिखाऊंगा कि कैसे कस्टम डिपार्टमेंट शिपिंग बिल जनरेट करता है, कैसे आरबीआई उसको लिंक करता है हर एक इनवॉइस को, हर एक एक्सपोर्ट इनवॉइस को अपने कैसे वो बीआरसी के लिए ट्रैक करता है, कैसे उस इनवॉइस से रिलेटेड हमें इंसेंटिव उसने दिया है, कैसे उस इनवॉइस का पेमेंट आना चाहिए, अगर नहीं आए तो कैसे आरबीआई पकड़ेगा, कस्टम आपको पकड़ लेगा। तो वो सब कुछ हम एक शिपिंग बिल को देखते हैं और शिपिंग बिल के बेस पे हम आज उसको समझते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक्चुअल शिपिंग बिल। मतलब आप देखेंगे कि शिपिंग बिल कैसे होता है, क्या है एक्चुअल शिपिंग बिल। ये है दोस्तों, ये है शिपिंग बिल, ये एक्चुअल है। ये देखिए, इंडियन कस्टम ईडीआई सिस्टम, एक सेकेंड, ये देख रहे हैं इंडियन कस्टम ईडीआई सिस्टम है, इन्होंने इसको जनरेट किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, ये जो CBIC, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, चलिए ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो जीएसटी भी यही बोर्ड हैंडल करती है, CBIC, अपना कस्टम भी यही यही है ना। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सिस्टम है, कस्टम देख रही है, CBIC। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है शिपिंग बिल में, पोर्ट कोड, किस पोर्ट से आपका माल आगे गया है, शिपमेंट आपने आगे एक्सपोर्ट किया, यहाँ शिपिंग बिल नंबर आ जाता है। जैसे हर एक इनवॉइस का एक सीरीज नंबर होता है, जैसे हर एक इनवॉइस का आगे जो शिपिंग बिल कस्टम वाले जनरेट करते हैं वो उसका एक नंबर डाल देते हैं। तो ये देखो कि किस कस्टम ने ये इशू किया है, नावा सेवा डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। तो नावा सेवा पोर्ट से ये शिपमेंट आगे गई है, तो नावा सेवा पोर्ट पे जो कस्टम वाले उन्होंने ये शिपिंग बिल जनरेट किया है। तो शिपिंग बिल नंबर होगा, शिपिंग बिल डेट होगा। ये एक नया सिस्टम आया है कि भाई QR कोड से भी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पे IEC नंबर, ये IEC नंबर क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। जैसे कि अभी हमने देखा ना, GST, कस्टम और ये सब की इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है, CBIC। ऐसे ही एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, एक्सपोर्ट की और कंप्लाइंस पार्ट को मैनेज करने के लिए DGFT है। क्या है, DGFT, डिपार्टमेंट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये क्या करते हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इशू करते हैं हर एक बंदे को। जैसे GST में रजिस्ट्रेशन लेने पे GST CBIC से हमें GST रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, है ना, GST डिपार्टमेंट से। ऐसे ही DGFT से हमें IEC कोड मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ताकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे IEC नंबर होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें GSTN नंबर, GST नंबर आपका होगा, CB कोड होगा। फिर ये टाइप हो जाएगा कि भाई इनवॉइस एक है, आइटम एक है। पैकेज देखिए 535 पैकेज है, 535, वेट में है 898.8, मतलब 898 किलो की शिपमेंट है ये। इसमें देखिए पार्ट वन है शिपिंग बिल की समरी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है इस समरी में। तो भाई किस मोड से गया है, कोई भी अगर पूछता है किसी एक शिपिंग बिल का या एक इनवॉइस का, ये किस मोड से है, सी से है, एयर से है या पोस्ट से है, तो ये इसमें लिखा है सी से ये शिपमेंट गई हुई है। ठीक है। उसके बाद देखिए असेस मतलब इसकी जांच हो गई है, तो इसमें लिखा एन मतलब नहीं हुई है। एग्जामिनेशन हो गई है। जॉबिंग, ये टेक्निकल टर्म है, वो भी नहीं हुई। MEIS एक लाइसेंस है, मतलब ये इंसेंटिव देते हैं ना, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा एक्सपोर्ट करने पे, ऐसे ही पहले एक लाइसेंस स्कीम था कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक लाइसेंस देंगे अगर पैसा रियलाइज हो जाता है, तो ताकि आप उस लाइसेंस को सेल कर सको या फिर उस लाइसेंस का यूज़ करो इंपोर्ट ड्यूटी बचाने में। तो MEIS एप्लीकेबल है, यस आपको मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक, यस ड्यूटी ड्रॉबैक का इंसेंटिव भी मिलेगा। RODTP एक नया स्कीम आया, रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ है करके, ये भी आपको मिलेगा। फिर DFRC है, DEEC नहीं मिलेगा। LUT क्या है, LUT एक नया, फिर से एक अच्छा टर्म है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यहाँ पे N है, नॉट, मतलब क्या कि जब एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है,
या तो वो विद दी पेमेंट ऑफ IGST करे कि भाई IGST को पे कर दिया और हम उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। लेकिन एक ये ऑप्शन है कि नहीं हम IGST के थ्रू नहीं, हमारा तो 0% है ना, तो हम उसके लिए क्या होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी पड़ती है। GST डिपार्टमेंट से आपको LUT लेनी होती है। तो LUT में जब आप करेंगे एक्सपोर्ट तो उस केस में आपको IGST पे करना नहीं पड़ेगा। तो IGST पे कर नहीं रहे तो IGST का रिफंड आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी IGST का रिफंड लेने के लिए। तो यहाँ पे LUT में नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, GST को भी फॉलो करना है तो एक्सपोर्ट अंडर LUT जिसमें आपको IGST पे करने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सपोर्ट अंडर विद द पेमेंट ऑफ GST। ठीक है, तो यहाँ पे N है, LUT में कर रहे हैं बिना GST की पेमेंट से। जब GST की पेमेंट ही नहीं हो रही है तो यहाँ पे GST नहीं आना चाहिए। चलिए जी आगे देख लेते हैं। पोर्ट ऑफ लैंडिंग है कि भाई कहाँ से ये पोर्ट पे हुआ है, कहाँ से ये मतलब लैंडिंग मतलब जहाँ से ये चलेगा गुड्स। तो INNS7 जवाहरलाल नेहरू है। स्टेट ऑफ ओरिजिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से ये गुड्स आगे होगा। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज नॉरफॉल्क, एक मतलब बाहर की कंट्री में जो लोकेशन है नॉरफॉल्क, वहाँ पे ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन देखिए यूनाइटेड स्टेट जा रहा है ये, वहाँ पे नॉरफॉल्क जगह है, वहाँ पे ये गुड्स डिस्चार्ज किया जाएगा। और कंट्री ऑफ डिस्चार्ज यूनाइटेड स्टेट रहेगा। यहाँ पे कंसाइनी नेम एंड एड्रेस है और ये एक्सपोर्टर नेम एंड एड्रेस। एक्सपोर्टर नेम एड्रेस मतलब एक्सपोर्टर जिसने एक्सपोर्ट किया है गुड्स। कंसाइनी कई बार बायर खुद बोलता है भाई मैं ही अपना जाऊँगा सामान छुड़ा लूँगा, लेकिन कई बार कंसाइनी और बायर अलग होते हैं। कंसाइनी वो होता है जो बंदा बायर के बिहाफ पे सारा गुड्स कलेक्ट करता है, कस्टम क्लियरेंस करके बायर को दे देता है, तो कंसाइनी नेम में वो हो जाएगा। कंसाइनी जिसके पास राइट्स है बेसिकली गुड्स को वहाँ पोर्ट पे लेने का। ठीक है, फिर ये है AD कोड। ये AD कोड क्या होता है? ऑथराइज डीलर कोड। AD कोड का मतलब होता है ऑथराइज डीलर कोड, मतलब ये हर एक शिपिंग बिल में AD कोड जरूर होगा। AD कोड है कि कौन सा बैंक इस शिपिंग बिल को हैंडल करेगा, इस शिपिंग बिल के साथ डील करेगा, मतलब कौन से बैंक को राइट है इस शिपिंग बिल का पैसा लेने का। भाई अगर बैंक को ही आप राइट नहीं दोगे तो पैसा कैसे आएगा? तो हर एक शिपिंग बिल का अब बैंक वाले जो AD कोड मेंशन है ना, वो बैंक अपने जब EDPMS की रिपोर्ट निकालेगा तो उसमें ये आ जाएगा भी ये शिपिंग बिल है जो मेरे AD में आया है, कस्टम ने मेरे AD में अलॉट किया हुआ है, तो मुझे तो इन बंदों से पैसे के लिए फॉलोअप लेना पड़ेगा। तुम्हारा पैसा क्यों नहीं आया इतने सारे शिपिंग बिल का? तो बैंक भी फॉलोअप लेगा, कस्टम भी फॉलोअप लेगा, RBI भी ले सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। GSTN टाइप मतलब GST का नंबर आ जाएगा। फॉरेक्स बैंक अकाउंट नंबर, ये वो अकाउंट नंबर होता है जिसमें आप अपना पैसा चाहते हो। DB के अकाउंट नंबर की भाई DB के किस अकाउंट में पैसा आएगा, तो DB के ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब आपके इस अकाउंट में आ जाएगा। IFSC नंबर दे दिया। ये अब आगे FOB वैल्यू। ये FOB वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू कि भैया पोर्ट तक पहुँचाने तक की वैल्यू ये है, अपने इंडिया के पोर्ट तक की बात हो रही है। फिर देखिए इसमें फ्रेट 0 है, मतलब बायर आपको फ्रेट व्रेट कुछ नहीं दे रहा, इंश्योरेंस भी कुछ नहीं, आप खुद ही बियर करोगे खर्चा, डिस्काउंट कुछ नहीं है और ये कमीशन भी कुछ नहीं है। फिर देख लेते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, इस पर आपको 371 रुपये मिलेंगे। IGST अमाउंट, वैसे तो IGST में ये LUT में कर रहे हैं, LUT नॉट एप्लीकेबल, सॉरी मैंने ये क्या बोला, हाँ LUT नॉट एप्लीकेबल मतलब ये इन्होंने LUT में नहीं किया है, तो इसका मतलब विद द पेमेंट ऑफ IGST किया है। अगर LUT यस होता तो IGST पे करने की जरूरत नहीं थी, तो LUT में नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो IGST की पेमेंट के साथ किया है, तो IGST की इन्होंने पेमेंट की है 4446 मतलब 44,466 रुपये, तो ये इनको रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि जब इसकी पेमेंट करेंगे ना 44,466, तो कैसे करेंगे पेमेंट? अपनी जेब से नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो है ही नहीं ना टैक्स, तो ये IGST की पेमेंट करेंगे अपने इनपुट से और फिर इसका रिफंड ले लेंगे कि भैया मैंने आपको GST दे दिया जबकि GST तो है नहीं इस पर, तो मुझे वापस दे दो। तो अल्टीमेटली क्या है, इनपुट का रिफंड चाहिए, तो इनपुट का रिफंड थोड़ा रूट होके आ रहा है। हर एक शिपिंग बिल का जैसे जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक आएगा ना अलग अलग, वैसे GST भी अलग अलग एक एक शिपिंग बिल का आ जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी पड़ता है एक्सपोर्टर्स के लिए, अलग से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिडक्शन कुछ नहीं है, फीस नहीं है, ड्यूटी सेस नहीं है। अब देखिए IGST वैल्यू, अब भाई ये जो 44,466 GST की कंप्यूटेशन हुई है उसके लिए कोई वैल्यू तो होगी ना जिस पे ये कंप्यूट हुआ है 44,000, तो यस वो वैल्यू है 247038, इस पे GST कैलकुलेट हुआ है। RODTEP अमाउंट
मतलब ये जो नया RODTEP एक लाइसेंस है, जैसे MEIS पहले था, अब वो RODTEP बन रहा है, तो उसमें आपको लाइसेंस के बेनिफिट मिल रहा है जी 1976 रुपये का इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या है, इन्वॉइस नंबर, आपका कौन सा इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस अमाउंट और करेंसी, किस करेंसी में जी, ये USD में है, USD में है, और ये 3274.2 मतलब $3200 का, एक सेकेंड, ये देखिए $3200 का ये वैल्यू है। आपने इंडियन रुपीज़ में भी देख लिया 247038, ये USD में है, ये सब आप शिपिंग बिल में देख रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर सिन नंबर आ जाएगा, सिन डेट आ जाएगा, और ये साइट ID जहाँ से ये पोर्ट डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जहाँ से ये लैंड, मतलब पोर्ट पे हम माल को चढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सील टाइप, वेयर हाउस सील। सील टाइप क्या होता है कि आप या तो अपनी ही फैक्ट्री में, अपनी ही कंपनी में कस्टम सील लगा दिया, या फिर कई बार होता है वहाँ पे पोर्ट पे जाके कस्टम वाले चेक करते हो फिर सील पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वेयर हाउस, मतलब कंपनी ने अपने ही वेयर हाउस में सील कर दिया है। कंटेनर से ये माल जा रहा है, पूरा एक बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, उसमें जाएगा, 535 पैकेट है। ठीक है, यहाँ इन्होंने एक डिक्लेरेशन दे दी, वी इंटेंड टू क्लेम रिवॉर्ड न्यू स्कीम RODTEP, मतलब इसमें डिक्लेरेशन दे दिया हम RODTEP में ये इसका इंसेंटिव क्लेम करेंगे, अब MEIS में नहीं करेंगे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम था पहले, वो अब नहीं है, अब RODTEP में हमें ये इंसेंटिव चाहिए, वो दे दिया। ठीक है, कब का है ये देखिए, शिपिंग बिल 24 दिसंबर को एप्लीकेशन दिया, टाइम तक दिया हुआ 13:59 पे, एग्जामिनेशन हो गया 10 जनवरी 2022, लेट एक्सपोर्ट डेट 24 दिसंबर को तो दिया, लेकिन फाइनल एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 10 जनवरी 2022 को 12:53 पे। फिर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का नंबर आ गया, लेट एक्सपोर्ट डेट आ गया 10 जनवरी को, और आपको BRC रियलाइजेशन करा लेना पड़ेगा, मतलब पैसा इस बंदे से ले लेना है जिसको भी आप ये माल बेच रहे हो, और वो पैसा लेके अपने बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना कि ये इस शिपमेंट का पैसा है और इसका मुझे बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि शिपिंग बिल पे लिखा हुआ है भैया 31 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2022 से पहले पहले आपको BRC चाहिए। तो जी ठीक है, तो देख लेते हैं अगर कितना टाइम आपको मिल गया। 10 जनवरी को अगर है तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 9 महीने, 9 मंथ मिल रहे हैं भैया। इस 9 महीने में ना तुम पैसे ले आओ उनसे, पैसे लेके सारे डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करो, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट ले लो, और बैंक को या कस्टम को भी सबमिट कर दो, भैया ये लो तुम्हारी BRC आ गई। तो दोस्तों अब देख रहे हो कि BRC कितना इंपॉर्टेंट काम हो गया। ड्यूटी ड्रॉबैक की एंट्री, अगर अकाउंटिंग की बात करूँ तो कितना इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी ड्रॉबैक की कंप्यूटेशन कितना है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को फीड करने के लिए क्या यही सब तो बंदे हैं जो काम करते हैं। इंडस्ट्री में पूरी टीम वर्क होती है, और कहीं भी टीम वर्क होती है, फैमिली में भी अगर 4-5 लोग हैं तो सारे एक साथ यूनिटी के साथ रहते तो फैमिली बहुत आगे जाती है, तो ऐसी टीम के साथ तो रहना ही पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं सेकंड पेज पे, आगे वो है इनवॉइस डिटेल। सेकंड पेज पे इनवॉइस डिटेल होगा जी, आपका ये इनवॉइस नंबर है, ठीक है, ये आपका AD कोड है, बैंक का नाम आ गया, ये एक्सपोर्टर का नाम, ये बायर का नाम, बस इनवॉइस डिटेल यही है। और देख लेते हैं क्या है जी। इनवॉइस वैल्यू आपका 3274.20 USD है, FOB वैल्यू 327। मैं FOB और C&F में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। CIF FOB में क्या होता है कि भैया आपने गुड्स पोर्ट तक ले गए, उसके आगे का भी खर्चा आप बियर करो, आप ही जानो, मतलब एक्सपोर्टर ही जाने, एक्सपोर्टर बायर कह रहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरे पोर्ट पे ला के दे, ठीक है। लेकिन CIF में तो कॉस्ट इंक्लूड फ्रेट। हम CIF में क्या करते हैं, बायर को बोलते भैया देखो मैं जो तुमसे पैसा ले रहा हूँ ना, उसमें इंश्योरेंस और फ्रेट का भी तुमसे लूँगा। वैसे तो एक एक्सपोर्टर यही चाहेगा कि सारी शिपमेंट CIF हो, कि बायर से ही मुझे इंश्योरेंस का भी पैसा मिल जाए, फ्रेट का भी पैसा मिल जाए उसके घर तक पहुंचाने का। लेकिन बायर भी चालाक है, वो बोलते भैया हम FOB पे ही काम करेंगे, तुम मेरे घर तक ला के दो, तुम्हारा खर्चा है वो सब। तो किसी भी एक्सपोर्टर के लिए मटेरियल के बाद या फिर लेबर के बाद अगर बड़ा एक्सपेंस होता है ना, तो वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का खर्चा होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसमें आ गया एक्सचेंज रेट कि भाई 75.45 से इस $3000 को डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करके INR की फिगर निकाल दी गई है। HSN कोड
कि किस आइटम का, हर आइटम का एक कोड होता है, HSN कोड। फिर वो डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हाँ भाई इसमें ये वाला डिस्क्रिप्शन है, इतनी क्वांटिटी है, 12,840 पीसेज हैं, ये रेट है, ये इतनी डॉलर वैल्यू निकल गई। इस तरीके से अब हम आ गए अपने थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे क्या है, आइटम की डिटेल, मतलब आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी पूरी डिटेल, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, इतना क्वांटिटी है, इतने पीसेज हैं, इतने रेट है, इतने डॉलर निकल गए, इतनी FOB वैल्यू है, इसकी पर मीटर वैल्यू, ये जो भी है PMV, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं इसका, PMV वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्कीम डिस्क्रिप्शन, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक इनको दिया जाएगा, इतना स्क्वायर, ये सब मेजरमेंट है kg का, ये भी PMV जो है वो मेजरमेंट है, ठीक है। IGST वैल्यू, मतलब 2,47,000 की शिपमेंट है, IGST 44,466 मिला है इनको, फिर ये इस लोकेशन से है, ये सारे के सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। फिर आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4, एक्सपोर्ट स्कीम डिटेल। अब एक्सपोर्ट स्कीम क्या है भाई, एक्सपोर्ट करने पे आपको इंसेंटिव भी तो मिलेगी सरकार से, गवर्नमेंट से, तो फिर वो है जी DB के दिया जा रहा है, DB के सीरियल नंबर ये अलॉट हो गया है, इतना क्वांटिटी है, इतनी वैल्यू है, इतने रेट से इतना DB के इनका बनता है, 1 kg पे इतना बनता है, तो इतनी वैल्यू पे इतना बन जाएगा, ये 370 371 रुपये इनका DB के आ गया, ये सब इंसेंटिव है। फिर है जॉबिंग डिटेल, जॉबिंग डिटेल में ये सब एक टेक्निकल टर्म्स है, ज़्यादातर वो मेजरमेंट से रिलेटेड, कितना मीटर, कितना kg, ये सब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या लगाए, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए हैं कि भाई इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। अब आगे चलते हैं, ये RODTP की डिटेल आ गई कि हाँ इतने क्वांटिटी, इतना kg ये है, इतनी की वैल्यू हो गई। अब आगे हम पार्ट नंबर 5, ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि भाई हमने जो चीज़ें आपको दी हैं वो सारी की सारी बिल्कुल ठीक दी हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई शिपिंग बिल का जो मैंने लेक्चर दिया था आपको, और आप उसको लिंक कर सको इस शिपिंग बिल की, एक्चुअल शिपिंग बिल मैंने आपको दिखा दी है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि आपको इंडस्ट्री का पूरा एक्सपीरियंस दे सकूँ, और अगर आपके पास, अगर आपका ये काम है शिपिंग बिल से रिलेटेड, तो आप जान सको कि शिपिंग बिल कितनी बड़ी चीज़ है, और इसी में जितने अलग अलग चीज़ें हैं ना, इतनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उतने बंदे हायर करके कंपनियां काम कराती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ बंदों से शेयर कीजिए, जो बंदे काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उनके लिए ये नॉलेजफुल वीडियो है, आप भी देखिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल ऑफ एंट्री के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर और कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।